नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये जो वीडियो होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली जो क्रूड है वो लगभग $110 के आसपास पहुंच गया है। तो ये केस में जो केमिकल इंडस्ट्री होगी, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री होगी, एग्रो केमिकल इंडस्ट्री होगी, इसमें कैसा इम्पैक्ट होगा, कौन कौन से स्टॉक्स में इम्पैक्ट होगा और कौन से ऐसे बिजनेसेस होंगे इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, इस सब के बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ये चैनल पे फार्मास्यूटिकल्स या केमिकल सेक्टर रिलेटेड काफ़ी डिटेल में वीडियो क्रिएट की है। तो यदि आप देखोगे तो लगभग मार्च 2020 में ड्यूरिंग कोविड टाइम जो क्रूड का प्राइस है वो लगभग $20 हो गया था और फिलहाल में जो क्रूड का प्राइस है वो $110 तक पहुंच गया है एंड इट इज़ एट मल्टी ईयर हाई। कुछ 7 ईयर के हाई पे क्रूड का प्राइस है। 2007-8 में यदि आप देखोगे तो इट हैज़ रीच टू $140 के आसपास। तो यहाँ पे जो केमिकल इंडस्ट्री में उसका कैसे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो केमिकल मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें कहाँ ना कहाँ तो क्रूड का लिंकेज होता है। तो ये वीडियो में विल बी स्टडिंग इन डेप्थ अबाउट द कौन से केमिकल स्टॉक्स में इम्पैक्ट होगा, उनके क्या क्या वैल्यू चेन्स है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वीडियो में हम कौन कौन से जो स्टॉक्स है या बिजनेसेस है उनके वैल्यू चेन देखने वाले हैं। तो विल स्टार्ट विद आरती इंडस्ट्रीज, देन विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में देखेंगे, दीपक नाइट्राइट का वैल्यू चेन देखेंगे, क्लीन साइंसेस, कैमलिन फाइन साइंसेस, ये मोस्टली जो है वो प्योर प्ले आप देखो तो केमिकल कंपनीज है। फेयर केम एंड फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में देखेंगे, उनका डायरेक्टली जो रॉ मटेरियल वो क्रूड नहीं है। फेयर केम ऑर्गेनिक के केस में जो रॉ मटेरियल है दैट इज वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे कि सोयाबीन हो गया या सनफ्लावर हो गया, ऐसे अलग अलग जो वेजिटेबल ऑयल्स है वो उनका रॉ मटेरियल है। सिमिलरली फाइन ऑर्गेनिक्स के केस में भी क्रूड रॉ मटेरियल नहीं है बट पाम ऑयल ही उनका रॉ मटेरियल है, तो उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा फिर नवीन फ्लोरिन, बालाजी और अल्काइल अमाइंस, पोषक एंड नियोजन केमिकल्स, ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द आरती इंडस्ट्रीज का वैल्यू चेन। तो यदि आप आरती इंडस्ट्रीज का वैल्यू चेन देखोगे तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द बेंजीन। तो बेंजीन ये क्रूड का डेरिवेटिव है एंड उनके आगे के जो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, दे हैव द वेरी हाई डिपेंडेंसी ऑन द क्रूड प्राइजेस। तो यहाँ पे पहले वैल्यू चेन देख लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट क्रूड इम्पैक्ट। तो यहाँ पे मोस्टली जो प्रेजेंटेशन में मैंने कलर कोडिंग यूज किया है, जो ब्लू कलर में आपको दिखेगा, जो स्काई ब्लू कलर है, वो पर्टिकुलर ब्लॉक में देयर विल बी इम्पैक्ट ऑफ क्रूड। तो बेंजीन डेफिनेटली हैव द वेरी हाई रिलेशन, कोरिलेशन विद द क्रूड। सेम इज द केस विद द टोलिन। तो बेंजीन से मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो और ट्राइक्लोरो, ये 3 बेंजीन्स निकलते हैं क्लोरिनेशन होने के बाद, और फिर बाद में अलग अलग जो केमिस्ट्रीज है उनको अप्लाई किया जाता है। जैसे कि नाइट्रेशन के बाद पीएनसीबी, ओएनसीबी निकलता है, यानी पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। फिर अमोनिलिसिस के बाद में एनिलीन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि पैरानाइट्रोएनिलीन, ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन, ये निकलते हैं। हाइड्रोजनेशन के बाद पीसीए, ओसीए निकलते हैं। तो ये कंप्लीट वैल्यू चेन है। तो ये सब वैल्यू चेन में यदि आप देखोगे तो बेसिक जो मटेरियल है या रॉ मटेरियल है दैट इज बेंजीन। तो बेंजीन ये जो है वो रिलायंस से, आरती इंडस्ट्रीज जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो है कंप्लीट प्रोडक्ट्स के, वो लेते हैं एंड उसको बाद में अलग अलग जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स है या फॉरवर्ड इंटीग्रेट उनका कंप्लीट वैल्यू चेन है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इन केस ऑफ आरती इंडस्ट्रीज मोस्टली यदि आप मैनेजमेंट का कमेंट सुनोगे तो दे विल एबल टू पास ऑन ये जो हाइक हुआ है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में उनके प्रोडक्ट्स जाते हैं इंडिया में ही, तो उसमें वो इमीडिएटली पास ऑन कर सकते हैं। बट उनके जो बाहर इंडिया के आउट ऑफ एक्सपोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कुछ लैग होगा, लगभग 1 क्वार्टर का यहाँ पे लैग होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ मार्जिन में हमें कंप्रेशन दिख सकता है, बट आफ्टर 1 या 2 क्वार्टर जो मार्जिन हो गए दे विल अगेन बैक टू द ट्रैक। इसके बाद में अभी हम विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, उनका कंप्लीट हम डिटेल्स भी देखेंगे कि रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यूज में कैसे चेंज आया है फ्रॉम मार्च 2020। एंड देन विल कम टू नो कि यहाँ पर जब क्रूड का और जो प्राइजेस है वो काफी बढ़ गया था, $20 से अभी $110 हो चुका है, तो आगे जाके कैसा इंपैक्ट आ सकता है। तो यदि आप विनती ऑर्गेनिक्स का भी वैल्यू चेन देखोगे तो यहाँ पे एटीबीएस उनका एक बड़ा प्रोडक्ट है, लगभग टोटल रेवेन्यू उसका 50% एटीबीएस से ही आता है। इसके अलावा आईबी भी उनका एक प्रोडक्ट है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स है उनको बनाने के लिए टोलिन लगता है या प्रोपिलीन लगता है। तो ये कंप्लीटली जो डेरिवेटिव्स है वो क्रूड के डेरिवेटिव्स है,
और इसीलिए भी उनके मार्जिन्स में मुझे लगता है कि थोड़ा अफेक्ट आएगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। यदि आप विनती ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट्स देखोगे यानी रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू देखोगे तो मार्च 2020 में वो लगभग 40% था, जून में वो सबसे लोएस्ट था विच इज 37%, क्योंकि वो समय में क्रूड सबसे कम था एंड फ्रॉम दैट $20 क्रूड केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड आज लगभग वो $110 के आसपास चला गया है। और इसीलिए ही यदि रॉ मटेरियल एज अ परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यूज यदि आप देखोगे तो लास्ट लगभग 3 क्वार्टर से वो 50% से भी ऊपर चला गया है। तो उसके बाद में अभी जो आने वाला क्वार्टर होगा यानी Q4 22, तो उसमें भी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यूज वो भी 50% से ज़्यादा ही होगी। इसके बाद में अभी हम वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के बारे में देखते हैं। तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स में भी ये जो सारे प्रोडक्ट्स है उनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो बेंजीन और फेनॉल है। तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के मेजर जो प्रोडक्ट्स है वो ONA, PNA और पैरामिनोफिनॉल ऐसे प्रोडक्ट्स है। तो ONA मैन्युफैक्चर करने के लिए ONCB लगता है एंड ONCB बेंजीन से आता है। तो ये ONCB, PNCB जो है वो आरती इंडस्ट्रीज से वो खरीदते हैं और उसके बाद में ONA और PNA ऐसे जो फाइनल मटेरियल्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा पैरामिनोफिनॉल ये उनका रीसेंट प्रोडक्ट है विच अगेन गोज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पैरासीटामॉल। उसकी भी प्राइस काफ़ी बीच में बढ़ गई थी, बट उनका जो प्लांट है वो फुल कैपेसिटी पे फिलहाल में नहीं चल रहा है, इसीलिए जो एक्चुअल में रेवेन्यूज आने चाहिए थे वो फिलहाल में उन्होंने पोस्ट नहीं किए हैं। जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन PAP यानी पैरामिनोफिनॉल का इंक्रीज होगा वैसे उनके जो रेवेन्यूज है उसमें भी इंक्रीमेंट हमें नजर आएगा। बट यहाँ पे फिलहाल में जो मेजर इशू है दैट इज रिलेटेड टू क्रूड, क्योंकि कंप्लीट जो वैल्यू चेन है वो क्रूड पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा उनका और एक प्रोडक्ट है जिनका नाम है क्लोरोफेनॉल। तो क्लोरोफेनॉल मैन्युफैक्चर करने के लिए भी फेनॉल लगता है, इसीलिए वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का भी काफ़ी ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी है। तो मुझे लगता है कि मार्जिन्स में आगे जाके प्रेशर आ सकता है। उसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट दीपक नाइट्राइट का जो वैल्यू चेन है। तो दीपक नाइट्राइट का काफ़ी एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये उनके मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस का एक कंबाइंड वैल्यू चेन है। तो उसमें भी यदि आप देखोगे तो टोलिन बेस्ड या जो जाइलिन बेस्ड प्रोडक्ट्स है या क्यूमिन बेस्ड प्रोडक्ट्स है, एसीटोन वो मैन्युफैक्चर करते हैं, या PNT यानी पैरानाइट्रोटोलिन जैसे प्रोडक्ट्स है। तो मोस्टली ये जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूड पे है। बट दीपक नाइट्राइट के केस में मुझे लगता है कि उनका वैल्यू चेन इंटीग्रेटेड है। वो कुछ बेसिक रॉ मटेरियल्स भी बनाते हैं या बेसिक कमोडिटी केमिकल्स भी बनाते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाते हैं, फेनॉल मैन्युफैक्चर करते हैं, एसीटोन मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मोस्टली उनका इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है। तो मार्जिन्स पे कुछ अफेक्ट आ सकता है। जो फेनॉल और बेंजीन का स्प्रेड है उसमें भी थोड़ा कम हुआ है फिलहाल में, इसीलिए मार्जिन्स में कुछ अफेक्ट आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अभी फिलहाल में स्टॉक में भी काफ़ी करेक्शन हुआ है। बट मुझे लगता है कि दीपक नाइट्राइट इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड बिजनेस और आने वाले उनके जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स है प्रोबेबली मोस्टली फेनॉल के वो डेरिवेटिव्स हो गए, फेनॉल प्लस एसीटोन के, तो उसमें भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काफ़ी एक अच्छा स्टोरी है। तो एक 2-3 क्वार्टर्स जो है वो थोड़े खराब हो सकते हैं, बट उनका जो बिजनेस है मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस, प्लस मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज आई फील आर रियली वेरी गुड। इसके बाद में हम क्लीन साइंसेस और कैमलिन फाइन साइंसेस के बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके बिजनेस पे क्रूड का कैसे इम्पैक्ट आ सकता है। तो मोर और लेस यदि आप दोनों के प्रोडक्ट्स देखोगे तो काफ़ी सिमिलरिटी है उनके प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है विच इज टेक्नोलॉजी डिफरेंस या प्रोसेस इनोवेशन का डिफरेंस। तो यदि आप क्लीन साइंसेस के मार्जिन देखोगे कंपेयर टू कैमलिन तो उनके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। मे बी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर प्रोडक्ट है बट वो एनिसॉल रूट से जाते हैं, वाइल जो कैमलिन फाइन साइंसेस है वो हाइड्रोक्विनोन के रूट से जाता है। तो इसीलिए देयर हैज़ बीन अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ बोथ द बिजनेस। बट अभी फिलहाल में क्रूड काफ़ी बढ़ गया है तो दोनों बिजनेसेस में इंपैक्ट आएगा। और यदि आप एक्चुअल में देखोगे तो लास्ट क्वार्टर यानी Q3 2022 के क्लीन साइंसेस के जो मार्जिन्स है इसमें ऑलरेडी हमें इंपैक्ट देखने को मिला था, क्योंकि दोनों बिजनेसेस में जो बेसिक मटेरियल है वो फेनॉल है एंड फेनॉल जो है वो क्रूड से ही मैन्युफैक्चर होता है। और ये दोनों में से भी सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होगा वो कैमलिन के केस में होगा कंपेयर टू क्लीन साइंसेस, क्योंकि क्लीन साइंसेस का टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छा है इसीलिए मार्जिन भी उनके काफी बेटर है। बट मुझे लगता है कि इन कंपेयर टू द वैल्यूएशंस तो क्लीन साइंसेस का वैल्यूएशंस आज भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। तो इसीलिए आई विल बी वेटिंग कि ये जो क्रूड का सपोज ये लेवल पे सस्टेन करता है क्रूड एंड एक्चुअल में क्लीन साइंसेस के मार्जिन्स पे हिट आता है तो देयर कैन बी सम करेक्शन इन स्टॉक प्राइस। तो इफ आई गेट एट वेरी गुड वैल्यूएशन देन डेफिनेटली आई विल ऐड दैट इनटू माय पोर्टफोलियो, क्योंकि बिजनेस एक काफ़ी सुपीरियर बिजनेस है। मैनेजमेंट ऑल्सो डेफिनेटली इज अ वेरी वेरी गुड मैनेजमेंट विच आई फील अबाउट द क्लीन साइंसेस। इसके बाद में अभी हम फेयरकेम ऑर्गेनिक्स के बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो फेयरकेम ऑर्गेनिक्स का जो बिजनेस है उसमें क्रूड एज अ रॉ मटेरियल नहीं लगता है, बट वेजिटेबल्स ऑयल्स या उसके बाद में जो एसिड ऑयल मैन्युफैक्चर होता है वेजिटेबल ऑयल से, वो उनका रॉ मटेरियल है। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल्स है वो सोया, सनफ्लावर, कॉर्न या कॉटन ऐसे अलग अलग कमोडिटीज से मैन्युफैक्चर होता है। बट यहाँ पे एक इशू ये है कि जैसे ही क्रूड की प्राइसेस बढ़ना चालू होती है, वैसे ही ये जो अलग अलग कमोडिटीज है जैसे कि सोयाबीन हो गया या कॉटन हो गया, तो उनकी प्राइसेस भी बढ़ती है क्योंकि ये रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स है क्रूड के। तो जनरली ये बिजनेस भी मुझे लगता है कि कुछ 1 या 2 क्वार्टर में अफेक्ट आएगा ऑन देयर मार्जिन्स, बट आगे जाके उनके जो मार्जिन है वो पास ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बिजनेस विल बी फाइन ऑर्गेनिक्स। तो फाइन ऑर्गेनिक्स का भी डायरेक्टली क्रूड से रिलेशन नहीं है या क्रूड उनका रॉ मटेरियल नहीं है, बट पाम ऑयल उनका रॉ मटेरियल है। एंड एग्जैक्टली सेम होता है विच वी डिस्कस इन द केस ऑफ फेयरकेम ऑर्गेनिक्स कि पाम ऑयल भी एग्जैक्टली रिप्लिकेट करता है क्रूड ऑयल को। तो ये बिजनेस में भी मुझे लगता है कि कुछ क्वार्टर्स के लिए थोड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है, मार्जिन्स यहाँ पे उनके कुछ गिर सकते हैं, बट बाद में वो भी आप देखो तो पास ऑन कर सकते हैं आगे जाके। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट फाइन एंड फेयरकेम ऑर्गेनिक्स बिजनेस इज दैट कि जो प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं उसका जो यूज है वो फाइनल प्रोडक्ट जो है यानी कस्टमर का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें उसका यूज बहुत ही कम है। इसीलिए ये पास ऑन एक्चुअली कर सकते हैं उनका जो भी रॉ मटेरियल का हिट है या जो भी फाइनल प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा प्राइस में, क्योंकि फाइनल जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए ये जो क्वांटिटी है या ये जो प्राइस है वो काफी कम है। इसके बाद में अभी हम नवीन फ्लोरीन या फ्लोरिनेशन बेस्ड जो वैल्यू चेन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्लोरिनेशन के लिए या नवीन फ्लोरीन जैसे जो केमिकल कंपनीज है उनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो फ्लोरस्पार है, और बाद में फिर फ्लोरस्पार के साथ अलग अलग और जो कुछ केमिकल्स है उनका एडिशन करके डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरस्पार प्लस पैरामिनोटोलिन विल गिव यू फाइनली फ्लोरोटोल्यून, या इसके अलावा फ्लोरस्पार प्लस पीएनसीबी विल गिव यू दैट बेंजीन का कंप्लीट चेन, जैसे कि फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन, 2 फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन, 4 फ्लोरो, 3 4 डाइफ्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो जनरली फ्लोरस्पार प्लस सम एडिशनल केमिकल्स विल गिव यू फाइनल प्रोडक्ट। बट ये जो एडिशनल केमिकल्स है उनका क्रूड से लिंकेज है, एक्चुअल फ्लोरस्पार का कोई लिंकेज नहीं है। यानी ये केस में यदि आप एनिलीन देखोगे या टोलिन देखोगे या बेंजीन देखोगे, तो ये जो सारे मटेरियल्स है विच आर द सम डेरिवेटिव्स ऑफ क्रूड, तो यहाँ पे इंपैक्ट आ सकता है बट एक्चुअल बेसिक रॉ मटेरियल पे नहीं आएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जो नवीन फ्लोरीन का बिजनेस है इट वोंट गेट इम्पैक्टेड मच, क्योंकि बेसिक जो रॉ मटेरियल फ्लोरस्पार है उसका कोई रिलेशन नहीं है विद क्रूड। इसके बाद में अमाइंस का वैल्यू चेन देखते हैं। एसिडिक एसिड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है उसमें कुछ इंपैक्ट आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो है मुझे नहीं लगता कि ज्यादा क्रूड का यहाँ पर इंपैक्ट आएगा। उसके बाद में पोशाक ये जो बिजनेस है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पोशाक ये जो है वो फोजिन एक जो गैस है वो मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पे फोजिन जो मैन्युफैक्चर होता है वो क्लोरीन और कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, तो यहाँ पे तो कोई क्रूड का रिलेशन नहीं है। बट उसके बाद में आगे के जो डेरिवेटिव्स है जैसे कि क्लोरोफॉर्मेट्स है या आइसोसाइनेट्स है, ये क्लोराइड्स है या इसके अलावा कार्बोमाइल है, तो ये जो डेरिवेटिव्स है उनका लिंकेज क्रूड से कुछ हो सकता है। जैसे कि जहां पर भी आपको बेंजीन दिखेगा या इसके अलावा टोलिन दिखेगा या फेनॉल दिखेगा या एसीटोन या एनिलीन दिखेगा, तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है दे हैव द डिपेंडेंसी ऑन क्रूड। बट जो मेजर बेसिक रॉ मटेरियल्स है उनका क्रूड से कोई भी आप देखोगे तो लिंकेजेस नहीं है। तो मेजरली जो वॉल्यूम्स हो गए वो बेसिक रॉ मटेरियल्स के हो गए, यानी जैसे कि क्लोरीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से फेनॉल बनता है एंड बाकी जो एडिशनल मटेरियल्स है वो ऐड होके फाइनल डेरिवेटिव मैन्युफैक्चर होता है। तो इम्पैक्ट होगा बट काफी कम इम्पैक्ट होगा, जस्ट लाइक अ नवीन फ्लोरीन। पोशाक के बिजनेस में भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इम्पैक्ट होगा ड्यू टू क्रूड। देन सेम इज द केस विद नियोजन केमिकल्स। तो नियोजन केमिकल्स तो कंप्लीटली ब्रोमीन बेस्ड या उसके अलावा लिथियम बेस्ड उनका वैल्यू चेन है। तो इसमें भी जो फेनॉल एडिशनल होगा या बेंजीन बेस्ड कुछ मटेरियल्स हो गए या टोलिन बेस्ड हो गए, तो उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। बट बेसिक जो केमिकल्स है, बेसिक जो केमिस्ट्री है ब्रोमीन प्लस लिथियम का, उसमें मुझे नहीं लगता क्रूड का कोई इम्पैक्ट है। नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि ये जो सारे अलग अलग केमिकल कंपनीज के वैल्यू चेन को हमने डिटेल में डिस्कस किया और कहाँ कहाँ पर क्रूड का इम्पैक्ट आ सकता है, कौन कौन से बिजनेसेस पे, और कौन से ऐसे बिजनेसेस है जैसे कि नियोजन केमिकल्स हो गया या पोशाक हो गया या
नवीन फ्लोरिन हो गया, तो ये बिजनेसेस पे क्रूड का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये वीडियो कैसे लगा जरूर मिलते रहे, और ये जो वीडियो है वो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा।